तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मे द डेविल टेक यू, जिसमें एक ऐसे शैतान को दिखाया गया है जो एक फैमिली से अपना बदला लेता है। लेकिन क्या वो फैमिली उस शैतान से बच पाएगी या वो शैतान उन्हें तड़पा तड़पा कर मार देगा? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। इस मूवी में काफी सारा सस्पेंस और थ्रिलर है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एक नया खुलासा होगा। इस मूवी में खून खराबा और काफी वायलेंस भी है, तो ये वीडियो आप अपने रिस्क पर देखें। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम लेस्टमना विजाया था। हम देखते हैं कि लेस्टमना काफी डरा हुआ है और साथ ही वो किसी का इंतजार कर रहा था। तभी उसके दरवाजे पर एक औरत आई। शायद लेस्टमना इसी औरत का इंतजार कर रहा था। लेस्टमना उस औरत से कहता है कि तुमने जो भी कुछ कहा था उस सब का इंतजाम मैंने कर लिया है। इतना कहकर लेस्टमना ऊपर जाने लगता है। तभी वो औरत उसे रोक कर कहती है कि ये काम हम घर के बेसमेंट में करेंगे। जिसके बाद ये दोनों बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ वो औरत मंत्र पढ़ते हुए कोई रिचुअल करने लगती है। फिर लेस्टमना उसे एक नोटों की गड्डी और कुछ बाल देता है, जहाँ वो औरत उस बाल को पेपर में रैप करके खा जाती है। फिर वो अपने बाल तोड़कर लेस्टमना को खाने के लिए देती है। ना चाहते हुए भी लेस्टमना को उसके बाल खाने पड़ते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद वो औरत लेस्टमना की उंगली काटकर उन नोटों को उसके खून से रंग देती है। ये सब देखकर लेस्टमना काफी छिटक जाता है। वो कहने लगता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम जरूर मेरे साथ धोखा कर रही हो। लेकिन जब लेस्टमना मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो औरत अब हवा में उड़ रही थी। ये देखकर लेस्टमना काफी डर जाता है और उस औरत से माफी मांगता है। तभी अचानक उसके ऊपर पैसों की बारिश होने लगती है। इतना सारा पैसा देखकर लेस्टमना बहुत खुश होता है। तब वो औरत उसे कहती है कि तुम्हारा काम हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब से तुम्हारी जिंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अपना वादा याद रखना। जिसके बाद लेस्टमना वहाँ से निकल जाता है। अब वो औरत किस वादे के बारे में बात कर रही थी और कहीं लेस्टमना को इन पैसों के बदले कुछ गंवाना तो नहीं पड़ेगा, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लेस्टमना रातों रात अमीर बन चुका है और हर तरफ सिर्फ उसी की बातें हो रही। फिर कुछ दिनों बाद खबर मिलती है कि लेस्टमना की पत्नी किसी कारण से मर गई। उसके बाद लेस्टमना किसी लक्ष्मी नाम की एक एक्ट्रेस से शादी करता है, लेकिन अब धीरे धीरे आगे जाकर लेस्टमना के सारे बिजनेस ठप पड़ जाते हैं। उसका सारा पैसा खत्म होने लगता है और देखते ही देखते वो गरीब हो जाता है। लेकिन ये कैसे हुआ? उस औरत के मुताबिक तो लेस्टमना को जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी नहीं होने वाली थी, तो अचानक उसके साथ ये क्या हुआ? इसके पीछे एक बहुत खौफनाक कहानी छुपी हुई है। जिसके बाद हम लेस्टमना की बेटी को देखते हैं जिसका नाम एल्फी था। एल्फी लेस्टमना की पहली पत्नी की बेटी थी। दरअसल जब लेस्टमना ने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की, तब एल्फी ने अपने फादर को छोड़ दिया था। अपने फादर से अलग हुए उसे लगभग 10 साल होने को आए थे। तभी अचानक एल्फी को हॉस्पिटल से फोन आता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके फादर लेस्टमना की तबीयत काफी खराब हो चुकी है। इसलिए एल्फी को ना चाहते हुए भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल के लिफ्ट में जाती है तो हम देखते हैं कि उसके साथ लिफ्ट में एक परछाई भी है। एल्फी भी इस चीज को महसूस करती है, लेकिन वो उस साए को देख नहीं पाती। अब वहां पहुंचने पर एल्फी देखती है कि वहां उसके सौतेले भाई बहन भी आए हुए। दरअसल लेस्टमना ने जिस औरत से शादी की थी उसके पहले से 2 बच्चे थे, यानी लक्ष्मी का एक बेटा और एक बेटी थी, मतलब रूबेन और माया। लेकिन साथ ही लक्ष्मी और लेस्टमना की भी एक बेटी थी जिसका नाम नारा था। लेकिन नारा इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थी। वहाँ पर रूबेन की गर्लफ्रेंड लिली भी आई हुई थी। फिर माया उसे बताती है कि पापा की हालत बहुत खराब है। जब से पापा ने पैसों को खोया है तब से वो बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। वो बार बार अपने पुराने घर जाते और खुद को उस घर में बंद कर लेते थे। यहाँ पर माया उसी घर की बात कर रही थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जिसके बाद एल्फी जाकर अपने फादर को देखती है, जहाँ उनकी हालत काफी बिगड़ चुकी है। तभी माया कहती है कि पापा के सारे पैसे डूब गए, अब हम लोग काफी गरीब हो चुके हैं, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम पापा का इलाज कर सकें। हमारे पास सिर्फ पापा का वो पुराना घर है जो तुम्हारे नाम पर है, क्यों ना हम लोग उस घर में पड़ी चीजों को बेचकर पापा का इलाज करें। जिस पर एल्फी कहती है कि मैं सोच कर बताऊंगी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ एल्फी अकेले में अपने फादर से कहती है कि आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। आपने मेरी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली। आपने मेरी माँ को कभी प्यार ही नहीं किया था। आपके साथ जो भी हो रहा है वो सब आपके कर्मों का फल है। इससे हम लोग समझ जाते हैं कि एल्फी अपने फादर से काफी नफरत कर रही थी। उसी दौरान हम एल्फी का हाथ देखते हैं जिस पर अचानक नाखूनों के निशान आ जाते हैं। तभी वहाँ की लाइट्स भी चली जाती हैं, जहाँ एल्फी को वही चीज फिर से महसूस होने लगती है जो उसने लिफ्ट में की थी। और तभी वो देखती है कि एक शैतानी साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। एल्फी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब लेस्टमना ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तभी वो साया उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगता है। ये देखकर एल्फी काफी डर जाती है, मगर अगले ही पल वो साया गायब हो जाता है। एल्फी को लगता है कि वो बच गई, लेकिन तभी वो देखती है कि लेस्टमना की जगह अब वो शैतान आ चुका है। उसे देखकर एल्फी चिल्ला उठती है, मगर फिर एक बार वो साया गायब हो चुका था और साथ ही लाइट्स भी वापस आ चुकी थी। लेकिन तभी लेस्टमना को होश आ जाता है, जहाँ होश में आते ही वो बड़ी अजीब हरकतें करने लगता है। अब एल्फी की आवाज़ सुनकर माया और रूबेन भी वहाँ आ जाते हैं, जहाँ लेस्टमना उन लोगों पर खून की उल्टी कर देता है। इस घटना से एल्फी बहुत डर गई थी। इसके बाद लेस्टमना की दूसरी पत्नी यानी लक्ष्मी वहाँ आती है
लक्ष्मी को सिर्फ लेस्टमना के पैसों से प्यार था। उसे लेस्टमना की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन अब लेस्टमना के पास कोई पैसा नहीं था। उसके पास सिर्फ एक घर बचा था, वो भी एल्फी के नाम पर। इसी वजह से लक्ष्मी किसी तरह उस घर को एल्फी से छीनना चाहती थी। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ एल्फी अपने घर में बैठकर अपनी माँ को याद कर रही थी। उसे उस पुराने घर की भी याद आती है, जहाँ उसने अपना बचपन अपनी माँ के साथ गुजारा था। इसलिए वो फैसला करती है कि कल वो उस घर में जाएगी। अगली सुबह एल्फी उस पुराने घर पर पहुँचती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो घर जंगल के बीचों बीच मौजूद था, जो दिखने में भी बहुत डरावना था। इसके बाद एल्फी उस घर के अंदर जाती है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। अब एल्फी ये सब देख ही रही थी कि तभी उसे अचानक एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। एल्फी जब उसका पीछा करती है तो वो देखती है कि वहाँ पर लक्ष्मी और उसके सौतेले भाई बहन भी आए हुए थे। दरअसल वो छोटी लड़की लेस्टमना और लक्ष्मी की तीसरी बेटी यानी नारा थी। एल्फी समझ जाती है कि ये लोग उसका पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। इसके बाद लक्ष्मी एल्फी को समझाने की कोशिश करती है कि इस घर को बेच दो, जिस पर एल्फी कहती है कि तुम एक सेल्फिश औरत हो। तुमने मेरे फादर से सिर्फ इसी इरादे से शादी की थी कि तुम उनके पैसों से ऐश कर सको, लेकिन मेरी माँ तुम्हारे जैसी मतलबी औरत नहीं थी। वो पापा के साथ उस समय से थी जब उनके पास कुछ भी नहीं था, और तुम तब आई जब पापा के पास पैसा था। इस पर माया एल्फी पर काफी गुस्सा होती है, लेकिन एल्फी नहीं रुकती। वो उससे कहती है कि पापा की हालत ठीक नहीं है, तो उनका साथ देने की बजाय तुम्हारी माँ उनकी बची कुची दौलत को भी छीनना चाहती है। ये सुनकर लक्ष्मी काफी गुस्सा हो जाती है और एल्फी को थप्पड़ मार देती है। एल्फी भी गुस्सा होकर बिना खाना खाए वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद रूबेन खाना लेकर उसके पास आता है। उस वक्त एल्फी एक डायरी पढ़ रही थी, लेकिन उसके आते ही वो अपनी डायरी बंद करके बैग में रख देती है। अब एल्फी किस डायरी को छुपा रही थी ये हमें आगे पता चलेगा। फिर रूबेन लक्ष्मी और माया की तरफ से उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम गुस्सा मत हो, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे हम समझ जाते हैं कि रूबेन एक अच्छे दिल का लड़का था। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी माया रूबेन को बाहर बुलाती है और उसे एक बंद बेसमेंट दिखाती है, जहाँ हम देखते हैं कि ये वही बेसमेंट था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। माया कहती है कि हमें इस बेसमेंट में जाना चाहिए, क्या पता अंदर हमारे पापा ने पैसा या कोई महंगी चीज रखी हो, इसलिए हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। इसके बाद ये लोग बेसमेंट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम एल्फी को देखते हैं, जो घूमते हुए अपने पापा के कमरे में पहुंचती है, जहां उसे कई सारी अजीब चीजें मिलती हैं। ये सब देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई काला जादू हुआ है। इसे देखकर एल्फी समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वहीं अब रूबेन और माया ने उस बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया था। ये लोग नीचे जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ एल्फी आ जाती है, जो उन्हें अंदर जाने से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि जरूर इस घर में कुछ न कुछ अजीब हुआ है, लेकिन इस बात से लक्ष्मी को गुस्सा आ जाता है। उसे लग रहा था कि एल्फी जानबूझकर ऐसा कर रही है, मगर तभी नारा डरते हुए बेसमेंट की ओर इशारा करती है, जहां हम देखते हैं कि बेसमेंट से एक हाथ बाहर निकल रहा है। लेकिन ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो हाथ लक्ष्मी को पकड़कर अंदर खींच लेता है। और अब शुरू होता है इस कहानी का खौफनाक सफर, जो आपकी रूह कंपा देगा। अब ये देखकर ये लोग काफी डर जाते हैं। इन्हें बेसमेंट से लक्ष्मी के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। माया अपनी माँ को बचाने के लिए अंदर जाना चाहती थी, लेकिन रूबीन उसे जाने से मना करता है। ये लोग कुछ फैसला कर पाते तभी खुद लक्ष्मी ही बेसमेंट से बाहर आ जाती है, लेकिन एक शैतानी रूप में। वो बाहर आते ही माया पर अटैक कर देती है, लेकिन एल्फी लक्ष्मी पर हमला करके माया को बचा लेती है। सबको लगता है कि लक्ष्मी मारी गई, मगर अगले ही पल वो उठ खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हें अपना कर्ज अपनी आत्मा देकर चुकाना होगा। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि बेसमेंट के अंदर जरूर कोई खौफनाक चीज छुपी हुई है। इसलिए रूबीन तुरंत उस बेसमेंट को लॉक कर देता है। अब हम देखते हैं कि लक्ष्मी के काटने से माया काफी जख्मी हो चुकी थी, इसलिए उसका वक्त पर इलाज करना बहुत जरूरी था। यहाँ से निकलने के लिए ये लोग कार की ओर भागते हैं, लेकिन लक्ष्मी ने इनकी सारी गाड़ियों को खराब कर दिया था, जहाँ अब ये लोग बुरी तरह फंस चुके थे। लेकिन माया का इलाज जरूरी था, इसलिए एल्फी कहती है मैं माया को लेकर पास वाले गाँव में जाती हूँ, वहाँ से जरूर कोई ना कोई मदद मिलेगी। इसके बाद एल्फी माया को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। अब एल्फी को अपनी मदद करते देख माया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो एल्फी से माफी मांगते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों नफरत की जगह प्यार से रहें। मैं नहीं चाहती कि हमारे पेरेंट्स की वजह से हम भाई बहनों में कोई दरार पड़े। एल्फी भी उसकी बातों से इमोशनल हो जाती है, लेकिन ये प्यार भरा पल जल्द ही एक डरावने पल में बदल जाता है, जब उन्हें अपने सामने लक्ष्मी दिखाई देती है। लेकिन ये दोनों बिना आवाज किए एक जगह छुप जाती हैं, क्योंकि अगर लक्ष्मी ने इन्हें देख लिया तो अंजाम सिर्फ एक ही होगा, दर्दनाक मौत। इस पर एल्फी कहती है कि हमें इसका मुकाबला करना होगा, नहीं तो हम यहीं फंसे रहेंगे। इसके बाद एल्फी अपनी बैग माया को देती है और एक हथौड़ा लेकर लक्ष्मी की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन वहां पहुंचने पर एल्फी देखती है कि लक्ष्मी वहां से गायब हो चुकी है। तभी वहां माया भी आ जाती है, जिसके हाथ में एल्फी की वो डायरी थी जिसे माया ने उसके बैग से निकाला था। माया चिल्लाने लगती है कि कौन सी साजिश रची है तुमने, क्या है तुम्हारा प्लान, तुम हमारी फैमिली को मारना चाहती हो। एल्फी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माया उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहां से भागने लगती है। एल्फी उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, मगर माया अब जंगल में भाग चुकी थी। इसके बाद हम रूबीन और नारा को देखते हैं, जहाँ रूबीन अपनी गर्लफ्रेंड लिली को कॉल करके मदद के लिए बुलाता है। लिली भी तुरंत उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ती है। तभी हम एल्फी को देखते हैं,
जो वापस नारा और रूबीन के पास आती है और रूबीन को वो डायरी दिखाती है, जिसे देखते ही माया डरकर भाग गई थी। अब हमें पता चलता है कि उस डायरी में इन लोगों की फोटो, यानी रूबीन, माया, नारा और लक्ष्मी की फोटो थी, जिस पर एल्फी क्रॉस का मार्क लगाया हुआ था। एल्फी रूबीन से कहती है कि मैंने सिर्फ गुस्से में आकर ऐसे मार्क्स लगाए थे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन माया ने इसका मतलब गलत समझ लिया। उसे लगा कि मैं तुम्हारी फैमिली को मारना चाहती हूँ, इसलिए वो मुझसे डरकर जंगल में भाग गई। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिखी। मगर माया को लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सुबह होते ही हम उसे ढूंढने जंगल में जाएंगे। तभी हम उस साये को देखते हैं जो बेसमेंट से बाहर निकलकर नारा के पास पहुंचता है, जहां नारा सो रही थी। वो साया नारा को उसकी माँ की आवाज में फुसफुसाकर कहता है, सारा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे पास आओ। लेकिन नारा समझ जाती है। वो कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। तभी वो साया उस पर अटैक कर देता है। नारा की चिल्लाहट सुनकर एल्फी और रूबीन वहां आते हैं, जो नारा को मुसीबत में देखकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वो शैतान एल्फी पर भी अटैक करने लगता है, लेकिन रूबीन आखिरकार उन दोनों को बचा लेता है। मगर अब एल्फी और नारा दोनों बेहोश हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम माया को देखते हैं, जो जंगल में भागते भागते काफी दूर आ चुकी थी। लेकिन तभी अचानक उसके सामने उसकी माँ यानी लक्ष्मी आ जाती है, जो माया को देखते ही उस पर अटैक कर देती है। मगर अपनी जान बचाने के लिए माया लक्ष्मी को मार देती है, पर साथ ही उसे इस बात का भी काफी दुख होता है कि उसने अपनी माँ को खो दिया। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ लिली यानी रूबीन की गर्लफ्रेंड अब यहाँ आ चुकी थी। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात माया से होती है, जिसके ऊपर अब शैतान सवार था। लिली को देखते ही माया उसे बुरी तरह मार डालती है, जिसके बाद वो वापस घर लौटती है। यहाँ बेसमेंट से वो शैतान उसे बुलाने लगता है कि मेरे पास आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। फिर माया बेसमेंट के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे कुछ डॉल्स दिखती हैं। ये डॉल्स दरअसल इन्हीं लोगों की थी। तभी वो साया कहता है कि तुम मेरी गुलाम बन जाओ, मुझे सिर्फ एल्फी और नारा चाहिए, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इस पर माया मान जाती है और तभी वो शैतान उसके अंदर आ जाता है। इसके बाद हम एल्फी को देखते हैं, जिसे पियानो की आवाज से होश आता है। एल्फी नीचे जाती है तो देखती है कि माया वापस आ चुकी है और वहीं पियानो बजा रही थी। लेकिन अचानक माया शैतानी रूप में आ जाती है। उसे देखकर एल्फी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर तभी वहाँ पर रूबीन और नारा आ जाते हैं, जिन्हें देखकर माया अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। माया एल्फी से कहती है कि तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। इसके बाद हम शाम का वक्त देखते हैं, जहाँ एल्फी रूबीन से कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। काफी सोचने के बाद एल्फी कहती है कि शैतान असल में सिर्फ मेरे और नारा के पीछे पड़ा है, क्योंकि हम लेस्माना का खून है। वो शैतान तुम्हारे नहीं बल्कि हमारे पीछे पड़ा है। वो किसी वजह से सिर्फ हमें मारना चाहता है। दरअसल रूबीन और माया लक्ष्मी के पहले पति के बच्चे थे और एल्फी और नारा में लेस्माना का खून था। पर वो शैतान सिर्फ इन दोनों के पीछे क्यों पड़ा था, ये हमें थोड़ी देर में ही पता चलेगा। लेकिन तभी माया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, एल्फी, तुमने सही कहा। इतना कहकर माया वहां से भाग जाती है। ये लोग समझ जाते हैं कि वो शैतान माया के अंदर जा चुका है। रूबीन एल्फी से कहता है कि तुम नारा का ध्यान रखो, तब तक मैं माया को ढूंढ कर लाता हूँ। जहाँ माया को ढूंढते हुए रूबीन एक कमरे में पहुंचता है, जहाँ माया उसका इंतजार कर रही थी। माया उसे समझाने लगती है कि हमें एल्फी और नारा को उस शैतान के हवाले करना होगा, लेकिन रूबीन उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता। इस पर माया उसकी डॉल को तोड़ने लगती है, जिसकी वजह से रूबीन के भी हाथ पैर टूटने लगते हैं और उसकी बेरहमी से मौत हो जाती है। ये देखकर नारा और एल्फी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो शैतान उनकी डॉल का इस्तेमाल करके उन्हें बेहोश कर देता है। और अब होगा सारे सवालों का खुलासा। जब एल्फी की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि एक औरत काला जादू कर रही है। ये वही औरत है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद वहाँ लेस्माना आता है। ये दरअसल उस वक्त का समय है जब लेस्माना के पास पैसा आ चुका था और अब वक्त था उस औरत का वादा पूरा करने का। वो औरत लेस्माना से कहती है कि तुम अपनी बेटी एल्फी का बाल लाए हो ना, जिस पर लेस्माना कहता है कि मैं अपनी बेटी की बलि नहीं दे सकता। वो औरत कहती है, लेकिन तुमने मुझे वादा किया था, तुम्हें न चाहते हुए भी अपनी बेटी की बलि देनी होगी। इस पर लेस्माना उसे अपनी बेटी के बाल बताकर अपनी पत्नी के बाल दे देता है। दरअसल उस औरत ने पैसों के बदले लेस्माना से उसकी बेटी की बलि मांगी थी। इसके बाद वो औरत उस बाल पर रिचुअल करती है और इसी वजह से एल्फी की माँ यानी लेस्माना की पत्नी मारी गई। लेकिन रिचुअल के बाद उस औरत को पता चलता है कि लेस्माना ने उसे धोखा दिया है। वो उसे मारने जाती है, लेकिन इससे पहले ही लेस्माना उसके अंदर खंजर घोंप देता है। मरने से पहले वो औरत उसकी बांह नोचकर खा जाती है और कहती है, तेरा खून मेरे हाथों मारा जाएगा। तुमने पैसों के बदले अपनी बेटी की बलि देने का वादा किया था, जो तुमने पूरा नहीं किया। अब तुम्हारा सारा पैसा तुमसे छीन जाएगा। इतना कहकर वो औरत मर जाती है। इसके बाद लेस्माना उस औरत को बेसमेंट में दफना देता है, यानी ये जो शैतान है वो यही औरत है। इसके बाद वहाँ माया आती है, जिसके अंदर वो शैतान था। माया एल्फी की डॉल को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिसका असर एल्फी पर हो रहा था। इसी दौरान एल्फी की नजर माया के गले पर जाती है, जहां माया की डॉल लटकी हुई थी। अब माया उसके पास आकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन इसी वक्त का फायदा उठाकर एल्फी उसके गले से माया की डॉल निकाल लेती है और उसे आग में डालकर जला देती है। इस वजह से माया तो मर जाती है, लेकिन वो शैतान अभी भी जिंदा था। वो शैतान एल्फी को बेसमेंट से बाहर नहीं जाने देता, इसलिए अब एल्फी उस शैतान को मारना चाहती थी। उसे पता था कि उस औरत की बॉडी बेसमेंट में दफन है। वो तुरंत खोदकर उसकी बॉडी को बाहर निकालती है, जहां वो उसका पेट फाड़कर
लेस्माना के वो बाल निकालती है जो उसने मरते वक्त निकले थे। एल्फी उस बाल को जला देती है ताकि इस श्राप के साथ ये शैतान भी खत्म हो जाए। मरते वक्त वो औरत एल्फी को भी अपने साथ कब्र में खींचने लगती है, लेकिन तभी वक्त पर नारा को होश आता है और वो एल्फी को उस कब्र से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद ये दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन एक खूनी खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ। इस मूवी का पार्ट 2 भी है जिसकी कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक है।